क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली है? ये एफआईआर दर्ज होने का सवाल इसलिए कर रही हूं दोस्तों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब एक याचिका डाली गई है जिसमें मांग की गई है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये याचिका दर्ज करने वाले, याचिका लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि वकील हैं। यहाँ दोस्तों अधिवक्ता हैं जिन्होंने ये मांग की है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सीजीआई संजीव खन्ना ने उनके नेतृत्व में जिस तरीके से 3 जजों की कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, वो सही नहीं है। ये एक तरीके से कहा जाए तो एक एक्स्ट्रा फेवर करने जैसा हो गया जस्टिस यशवंत वर्मा को। उसकी जगह ऐसा लग रहा है कि आम नागरिकों के लिए कानून ज्यादा सख्त है, जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए कानून जो है वो सख्त नहीं है। ऐसा आरोप जो है वो भी एक तरीके से, इसकी भी आशंका जो है जताई गई है दोस्तों इस याचिका में। इसके साथ साथ देखिए ये भी कहा गया है कि अगर अभी तक इतना पैसा किसी व्यापारी के घर मिला होता या किसी और आम नागरिक के घर मिला होता तो शायद अब तक ईडी और सीबीआई की रेड पड़ चुकी होती। तो इनकी जांच करवाने के लिए पुलिस को मामला क्यों नहीं सौंपा जा रहा है? मामला पुलिस को सौंपा जाना चाहिए। अब जो याचिका दायर की गई वो किस वकील द्वारा दायर की गई, इसी के साथ साथ सीजीआई संजीव खन्ना ने इस याचिका पर क्या कहा है, क्या कुछ हुआ है दोस्तों कोर्ट में, मामला लिस्ट हुआ है कि नहीं, आगे सुनवाई होगी कि नहीं, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर आग बुझाते वक्त दमकल कर्मियों को भारी मात्रा में कैश मिला, नकदी मिली दोस्तों, बाद में जाकर कुछ वीडियो भी वायरल होते हैं, कुछ तस्वीरें वायरल होती है जिसमें ये सामने आता है कि कूड़े के ढेर में भी, उनके घर के बाहर जो कूड़े का ढेर था उसमें भी अधजले नोट, 500 के अधजले नोट जो है वो बरामद हुए हैं। इसके बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आया और अभी फिलहाल के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा को किसी भी न्यायिक कार्यभार से दूर रखा गया है। उनको किसी भी न्यायिक कार्यभार की जिम्मेदारी जो है वो संभालने के लिए मना किया गया है। कहा गया है कि अभी आप ये सारे केसेस से दूर ही रहिए जब तक आपके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाती। इसी बीच खबर सामने आई है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और वो भी याचिका के जरिए पहुंचा है। जो याचिका लगाई है एक वकील ने, जिनका ये कहना है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए मामले में। जिस तरीके से जांच हो रही है उसमें कहीं ना कहीं जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने की कोशिश भी की जा सकती है, या ये संभावना भी उन्होंने जताई है। अब बिना देर के आपकी स्क्रीन पर मैं वो खबर आपको दिखा रही हूँ जिसके मुताबिक दोस्तों जस्टिस यशवंत वर्मा जो है, इनके आधिकारिक आवास पर अवैध नकदी बरामद होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिका में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। जिन अधिवक्ता ने, जिन वकील ने ये याचिका दायर की है उनका नाम मैथ्यू जे नेदुम्पारा बताया जा रहा है। याचिका 26 मार्च को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के सामने तत्काल सुनवाई के लिए पेश की गई। अर्जेंट इसमें सुनवाई जो है वो हुई है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी जिस फैसले के तहत 3 जजों की समिति बनाई गई इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। यह कहा गया, इसमें बड़ा सवाल खड़ा किया गया कि जजों को आम नागरिकों की तरह ही कानून के दायरे में लाना चाहिए। लाइव लॉ की रिपोर्ट कहती है कि सीजीआई खन्ना ने याचिकाकर्ता नेदुम्पारा से कहा कि आपका मामला जो है वो लिस्ट कर लिया गया है, अब इस पूरे मामले को लेकर आप कृपया करके पब्लिक डोमेन में किसी तरीके का कोई बयान नहीं देंगे, सार्वजनिक तौर पर कोई बयान आप मत दीजिए। नेदुम्पारा ने जवाब में जज के खिलाफ एफआईआर की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही तारीफ भी की गई सीजीआई संजीव खन्ना की कि उन्होंने जिस तरीके से तमाम सबूत जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के अंदर से मिले हैं वीडियो के तौर पर, उन जले हुए नोटों को दर्शा रहे हैं वो वीडियो सार्वजनिक करने के लिए सीजीआई संजीव खन्ना का धन्यवाद जो है वो किया गया। साथ ही देखिए ये भी कहा गया, जैसे मैंने बताया शुरुआत में ही, कि अगर इतना गंभीर मामला या इतना पैसा किसी व्यवसायी के घर से, किसी बिजनेसमैन के घर से मिला होता तो ईडी या सीबीआई की रेड या आईटी की जो रेड है वो पड़ चुकी होती।
सीजेआई साहब ने आगे चर्चा से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इस पर आगे चर्चा नहीं होगी, आप कृपया करके रजिस्ट्रार से आगे की जो डेट है वो मांग लीजिए। मामला आपका लिस्टेड हो गया है, जब भी डेट दी जाएगी रजिस्ट्रार की तरफ से उस दिन आपकी सुनवाई जो है वो हो जाएगी। यानी मामले से इनकार नहीं किया गया है, मामले में सुनवाई होने वाली है, ऐसा अभी तक सामने आया है। अब ये जो याचिका दायर की गई है दोस्तों, इसमें दो बड़े सवाल उठाए गए हैं। पहला ये उठाया गया है कि के वीरास्वामी का जो फैसला था उसको ध्यान में क्यों नहीं रखा जाता। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने के वीरास्वामी बनाम भारत सरकार मामले में एक फैसला दिया था। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 154 के तहत जो भी आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है वो सीजीआई से परामर्श के बाद ही हो सकता है। यानी अगर मान लीजिए कोई आपराधिक मामला जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ बनता है तो वो सीजीआई साहब की परामर्श के बाद ही होगा। अब याचिकाकर्ताओं का यहाँ पर कहना था, जिन्होंने याचिका दायर की, उनका ये कहना था कि जो फैसला है कानून की अनदेखी में दिया गया कहीं ना कहीं, क्योंकि पुलिस की वैधानिक जो जिम्मेदारी है जो इस पूरे मामले के तहत उन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहती है, बताती है पुलिस को कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, भ्रष्टाचार का कोई मामला जो है वो सामने आया है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं बाधित कर रहा है। साथ ही देखिए ये भी कहा गया याचिका में कि ज्यादातर जज ईमानदार हैं, लेकिन जस्टिस निर्मल यादव या जस्टिस यशवंत वर्मा जैसा जो मामला है इसमें इनकार नहीं किया जा सकता इस बात से कि इनको फेवर किया जा सकता है। अगर 3 सदस्यों की 3 जजों की कमेटी बनाई जा रही है और उसमें सिर्फ जज है, जज ही जज की जांच करेंगे तो इसमें उनका फेवर भी हो सकता है, ऐसी आशंका जो है जताई गई है। ये कहा गया है देखिए कि जनहित के खिलाफ है, ये न केवल सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है बल्कि जस्टिस वर्मा को भी बचाने की कोशिश हो सकती है। इसलिए जस्टिस वर्मा के खिलाफ 3 जजों की कमेटी से जांच कराने की बजाय ये पूरा मामला पुलिस में जाना चाहिए। पुलिस को एफआईआर दर्ज करके इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जो है वो करनी चाहिए। अब जितने भी देखिए समर्थक हैं उनका ये कहना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी है ये, ताकि जज जो है वो बिना डर के फैसला ले सके। आलोचक कहते हैं ये नियम भ्रष्टाचार को छुपाने का जरिया बन सकता है। अगर कोई जज अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे आम नागरिक की तरह जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए। कुछ लोगों का ये देखिए कहना है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति इस तरीके से किसी आरोप में घिरता है तो अभी तक उसको बख्शा नहीं जाता। दोस्तों ये बात आपकी जानकारी में होगी। अब चलिए आप छोड़िए, ये तो जज की यहाँ पर बात हो रही है, आप किसी नेता की ही बात कर लीजिए, उनके घर पर अगर इस तरीके से काम जो है ऐसी खबर जो है वो सामने आती तो क्या अभी तक छोड़ा जाता, क्या अभी तक बख्शा जाता, क्या तमाम केंद्रीय एजेंसियां उसके घर पर नहीं पहुंचती? सवाल जो है वो पूछा जा रहा है फिलहाल के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर के वीरास्वामी फैसले को अगर पलटता है तो जजों के खिलाफ आपराधिक जांच का रास्ता जो है वो खुल सकता है। पुलिस को संज्ञेय अपराधों में स्वतंत्र रूप से एफआईआर दर्ज करने की शक्ति भी मिल सकती है। लेकिन अगर मौजूदा नियम बरकरार रहता है कि जजों की ही कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी तो बहस तेज हो सकती है कि क्या न्यायपालिका खुद को जवाबदेही से परे रख रही है। अब मामला न्यायपालिका पर भरोसे को भी प्रभावित कर सकता है। न्यायपालिका पर भरोसे की बात है दोस्तों, जनता ये भरोसा करती है कि जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया जाता है उसी तरीके से, चाहे वो किसी भी बड़े संवैधानिक पद पर बरकरार व्यक्ति क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी उसी तरीके की कार्यवाही की जाएगी जिस तरीके से हमारे ऊपर कार्यवाही की जाती है, भले ही वो कोई जस्टिस ही क्यों ना हो, भले ही वो कोई जज ही क्यों ना हो। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में क्या फैसला लिया जाता है और क्या नहीं। अगली सुनवाई की जो तारीख होगी, तारीख क्या होगी और उस तारीख पर क्या होने वाला है दोस्तों, ये सारी चीजें हम आपको आगे बताएंगे जैसे ही हमारे पास जानकारी सामने आती है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।